This story is based on local legends, reported incidents, and eyewitness accounts from Surat. The events described are intended for a mature audience interested in urban legends and paranormal activity. Viewer discretion is strongly advised before we begin this journey into the dark. सूरत 2025 दिन के उजाले में यह हीरों और रेशम का शहर है, उद्योग का एक विशाल साम्राज्य। लेकिन नवरात्र की उन 9 रातों में यह शहर रंगों, भक्ति और लय के एक चक्रवात में बदल जाता है। हवा में अगरबत्ती की महक, तले हुए नमकीन का स्वाद और लाखों नाचने वालों के पसीने की गंध घुली होती है। ढोल की थाप सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वह आपकी हड्डियों के भीतर कंपन पैदा करती है। लेकिन रात के ठीक 2 बजे सूरत पर एक खास तरह की खामोशी छा जाती है। यह किसी सोते हुए शहर की शांति नहीं है। यह ऐसी खामोशी है जैसे पूरा शहर अपनी सांसें रोककर खड़ा हो। क्योंकि जब गरबा पंडाल की लाइटें मध्यम पड़ती हैं और मां की आरती के आखिरी स्वर विलीन होते हैं, तब कुछ और नाचना शुरू करता है। कुछ ऐसा जिसे किसी पास की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा जो सदियों पुराने पीपल के पेड़ों की जड़ों के नीचे संगीत के रुकने का इंतजार कर रहा था। यह धीरेन की कहानी है। यह कोई लोक कथा नहीं है। यह किसी काल्पनिक उपन्यास का पन्ना नहीं है। यह उस खौफनाक रात का सच है जिसे पुलिस ने भी अपनी फाइलों में दफन कर दिया। बत्तियां बुझा दीजिए, बाहर चल रही हवा की सरसराहट को महसूस कीजिए, क्योंकि यह कहानी अब आपके कमरे में दाखिल होने वाली है। धीरेन 20 साल का था। उसमें सूरत के लड़कों वाली वो बेफिक्री थी। यह यकीन की रात उसकी है। नवरात्रि 2025 अपने चरम पर थी। उसने और उसके भाई सुजल ने सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लगे एक भव्य डोम के वीआईपी पास खरीदे थे। पूरी रात बिजली जैसी पीली और चटख गुलाबी रोशनी के बीच गुजरी। वे तब तक नाचे जब तक उनके पैर जवाब नहीं दे गए। उनके पारंपरिक केड़ियों पसीने से तरबतर थे। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 2 बजे की ओर बढ़ीं, धीरेन का मूड थोड़ा खराब हो गया। उसने सुजल से कहा, "ये फोटो एकदम बेकार आई हैं। इस डोम की लाइटिंग में हम दोनों प्लास्टिक के पुतले लग रहे हैं।" सुजल ने चेहरा पोंछा और बोला, "यहां से 10 मिनट की दूरी पर डूमस वाली सड़क है। वहां एक कैफे है जिसकी फेरी लाइट्स कमाल की हैं। इस वक्त वहां कोई नहीं होगा, सिर्फ हम, अंधेरी सड़क और परफेक्ट शॉट्स। डूमस सूरत में यह नाम अपने आप में एक भारीपन लिए हुए है। पर्यटकों के लिए यह काली रेत वाला समुद्र तट है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह अनगिनत रहस्यों का कब्रिस्तान है। पर 20 साल की उम्र में हाउंटेड शब्द सिर्फ रोमांच का दूसरा नाम होता है। दोनों बाइक पर सवार हुए। इंजन की गड़गड़ाहट ने रात की ठंडी हवा को चीर दिया। वे भीड़ की सुरक्षा को पीछे छोड़ते हुए उस लंबी सीधी सड़क की ओर बढ़ गए जो समंदर के सन्नाटे में खत्म होती थी। जैसे ही उन्होंने एयरपोर्ट की आखिरी लाइट को पार किया, माहौल बदल गया। तापमान अचानक गिर गया। यह कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्थिर, जमा देने वाली ठंड थी जो आपकी हड्डियों के भीतर तक धंस जाती है। आपके दिमाग को खतरे का एहसास होने से पहले ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डूमस की सड़क एक सीधी लकीर की तरह है, जिसके दोनों तरफ घनी झाड़ियां और कभी-कभी कोई विशालकाय पेड़ खड़ा मिलता है। रात के 2:15 बजे स्ट्रीट लाइटें इतनी दूर-दूर थीं कि वे सड़क पर लंबी, डरावनी परछाइयां बना रही थीं। ऐसी परछाइयां जो डामर पर रेंगती हुई महसूस होती थीं। सुजल ने दबी आवाज में कहा, "सोच, अगर आज सच में कुछ दिख जाए। लोग कहते हैं आधी रात के बाद यह सड़क उनकी हो जाती है।" धीरेन हंसा, पर उसकी हंसी में वो दम नहीं था। "अगर भूत दिखा तो मैं भागूंगा नहीं, सीधे 4K में रिकॉर्ड करूंगा। सुबह होने से पहले वायरल हो जाएंगे भाई।" वे मजाक कर रहे थे। वे खुद को यकीन दिला रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है। और तभी उन्हें वो पीपल का पेड़ दिखा, सड़क के किनारे अकेला खड़ा, आकाश के मटमैले काले कैनवास पर एक विशाल, मुड़ी हुई परछाई की तरह। जैसे ही वे करीब पहुंचे, बाइक की हेडलाइट ने उस पेड़ के तने को छुआ। वहां रंगों की एक चमक उभरी, एक चटख, डरावना गुलाबी रंग। उस पेड़ की परछाई के ठीक बगल में एक औरत खड़ी थी। उसने पूरी नवरात्रि वाली चनिया चोली पहनी हुई थी। उसकी कढ़ाई में जड़े हुए छोटे छोटे शीशे बाइक की रोशनी में ऐसे टिमटिमाए जैसे किसी जानवर की सैकड़ों आंखें एक साथ चमक उठी हों।
उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। कोई हरकत नहीं, कोई सांस लेने का एहसास नहीं। बस एक बुत जो गुलाबी और सुनहरे लिबास में अंधेरे को घूर रहा था। सुजल फुसफुसाया, क्या वो ठीक है? धीरेन ने बाइक की रफ्तार धीमी की। धीरेन का दिमाग तर्कों की तलाश कर रहा था। उसने बाइक को रेंगने की गति पर ला दिया। एक्सक्यूज मी, बेन, आपको मदद चाहिए? वह औरत नहीं हिली, लेकिन अचानक हवा भारी हो गई। बाइक के इंजन की आवाज ऐसी लगने लगी जैसे वह पानी के नीचे से आ रही हो। फिर एक गंध उनके नथुनों से टकराई, सड़े हुए मोगरे के फूलों और पुराने जमे हुए खून जैसी महक। फिर वह मुड़ने लगी। धीरे धीरे वह अपनी धुरी पर एक जंग लगे दरवाजे की तरह घूमी। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी के दायरे में आया, सुजल के गले से एक सिसकारी निकली। वहां चेहरा था ही नहीं, वह एक खंडहर था। उसकी खाल जली हुई और पिघली हुई थी, जैसे सालों पहले किसी आग ने उसे झुलसा दिया हो। उसके माथे के बीचों बीच लाल चंदन का एक विशाल गीला लेप लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी खोपड़ी के घाव को खूनी मिट्टी से ढकने की कोशिश की हो। वह लाल रंग उसकी नाक से नीचे टपक रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे काले कोटर जो धीरेन की बाइक की रोशनी को निगल रहे थे। वह चिल्लाई नहीं, वह झपट्टी नहीं, वह बस उन्हें देख रही थी, बिना आंखों के। धीरेन ने सोचा नहीं। उसके हाथ ने बाइक का थ्रॉटल खींच दिया। इंजन चीख उठा। वे वहां से भागे। हवा उनके कानों में सीटी बजा रही थी, लेकिन वो तस्वीर उनकी आंखों के पर्दे पर छप चुकी थी। वो गुलाबी लिबास, वो पिघली हुई खाल और वो टपकता हुआ लाल चंदन। वे कैफे नहीं गए। सुजल उस रात धीरेन के घर पर ही रुका। दोनों में से कोई सो नहीं पाया। वे ड्राइंग रूम की सारी लाइटें जलाकर बैठे रहे, बस सामने वाले दरवाजे को एकटक देखते हुए। सुजल ने कांपती आवाज में कहा, वो कोई प्रैंक होगा। धीरेन ने जवाब दिया, सुजल, कोई भी मास्क इतना असली नहीं लग सकता। उस पर लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही थी। अगले दिन की धूप ने उन्हें एक झूठा साहस दिया। उन्होंने अपने दोस्तों को सब बताया। उम्मीद के मुताबिक उनके दोस्त आर्यन और विवेक हंसने लगे। तुम लोग गरबा के शोर में बावले हो गए थे, आर्यन ने चिढ़ाया। आज रात फिर चलते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अहंकार एक खतरनाक चीज है। धीरेन डरपोक नहीं कहलाना चाहता था, इसीलिए वे फिर से गए। 2 बाइक, 4 लड़के। आज रात सड़क अलग महसूस हो रही थी, भारी। आसमान में बादल थे और चांद कहीं छुप गया था। जैसे ही वे एयरपोर्ट वाले स्ट्रेच पर पहुंचे, उनके पीछे नीली और लाल बत्तियां चमकने लगीं। एक पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी। धीरेन को जो राहत महसूस हुई, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। असली दुनिया की मौजूदगी ने उस अलौकिक डर को पल भर में खत्म कर दिया। पुलिस की गाड़ी उनके बगल में आई और ऑफिसर ने खिड़की नीचे की। उसकी आवाज सपाट थी, जैसे किसी पुरानी रिकॉर्डिंग से आ रही हो। तुम लड़के यहां क्या कर रहे हो? घर जाओ। धीरेन ने ऑफिसर को सब बताया। ऑफिसर हंसा नहीं, उसने पलक तक नहीं झपकाई। उसने बस इतना कहा, वो हमेशा यहीं रहती है। उसे नाचने वाले पसंद हैं, उसे रंग पसंद है। तुम बस गाड़ी चलाते रहो, पीछे मुड़कर मत देखना। हम तुम्हारे पीछे ही हैं, तुम्हें जंक्शन तक छोड़ देंगे। लड़कों ने सिर हिलाया। पुलिस की गाड़ी उनके पीछे हो गई। धीरेन अपने रियर व्यू मिरर में उन लाल नीली बत्तियों को देख रहा था। फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश। वे 40 की रफ्तार पर थे। पुलिस की गाड़ी बिल्कुल उनके पीछे थी। विवेक दूसरी बाइक से चिल्लाया, देखा, हमें पुलिस एस्कॉर्ट मिला है। धीरेन ने फिर से आईने में देखा। बत्तियां गायब थीं। उसने अपनी आंखें मलीं, रफ्तार धीमी की और पीछे देखा। उनके पीछे की सड़क एकदम काली थी, एक गहरा, सन्नाटे से भरा शून्य। वहां कोई हेडलाइट नहीं थी। वह पुलिस की गाड़ी कहीं मुड़ी नहीं थी। वह बस मिट गई थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। और तभी वो आवाज शुरू हुई। छन छन, छन छन। चांदी की पायल की आवाज। वह सड़क के किनारे से नहीं आ रही थी। वह सीधे धीरेन की बाइक के पिछले टायर के पास से आ रही थी। 60, 80, 100 किमी घंटा। वह आवाज बाइक की रफ्तार के साथ तालमेल में थी, जैसे कोई 100 की रफ्तार पर बाइक के ठीक पीछे भाग रहा हो या हवा में तैर रहा हो। सुजल चिल्लाया, धीरेन, भगा इसे। पायल की आवाज और तेज हो गई। पायल की आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी। उसके हेलमेट के भीतर एक गंध भर गई, सड़े हुए मोगरे के फूल और गीली मिट्टी।
उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई जो किसी कब्र से आ रही थी, और फिर उसकी खोपड़ी के भीतर एक आवाज गूंजी, फोटो ले लिया क्या? धीरेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि अगर उसने देखा तो उसे वो पिघला हुआ चेहरा और टपकता हुआ लाल चंदन दिखेगा। अगली सुबह वो असली पुलिस स्टेशन गए। सार्जेंट ने बताया, 2012 में एक लड़की थी, गरबा चैंपियन। उसकी कार में आग लग गई थी और वो बाहर रेंग कर निकली। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। वो मरते वक्त भी अपनी चनिया चोली और गहने पहनने की कोशिश कर रही थी। और वो पुलिस की गाड़ी? वो 3 साल पहले गायब हो गई थी। वो तभी दिखती है जब वो भूखी होती है। वो गाड़ी तुम्हें सुरक्षा का एहसास दिलाती है ताकि तुम अपनी रफ्तार कम कर सको। धीरेन अब नवरात्रि में बाहर नहीं निकलता। वह घर के अंदर रहता है, पर्दे गिराकर, क्योंकि कभी कभी जब घर में सन्नाटा होता है और घड़ी रात के 2 बजाती है, उसे अपने बेडरूम की गैलरी में वही आवाज सुनाई देती है, एक बहुत ही धीमी लयबद्ध छन छन, और कमरे में मोगरे की महक फैलने लगती है। बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वह बस संगीत के रुकने का इंतजार करती है, और उसे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। सब्सक्राइब फॉर मोर।